समय इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी एज 35 प्लस हो गई। बहुत पहले जब हम शीशे में देखा करते थे ना तो हम बच्चे थे, फिर हम टीनेज में आए, यंग हुए, एंड कब अब हमारे चेहरे पे हल्के हल्के एजिंग साइन दिखने लगे, हमारे बालों में हल्की सी सफ़ेदी आने लगी है, तब हमें लगता है कि अब सावधान होने की ज़रूरत है। तब हमारी खतरे की घंटी बजती है। दोस्तों, बूढ़ा होने और बूढ़ा दिखने में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है और वो होगा, तो हमें इसे डिसेंट्री ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करके ना हम इस प्रोसेसिंग को थोड़ा स्लो तो कर ही सकते हैं। अगर हम अपनी अच्छे से देखभाल करें, खुद की केयर करें, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी करें जिससे कि हम अपने एजिंग को थोड़ा सा आराम आराम से आने को बोलें, तो क्या ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी भी एज 35 प्लस है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। जो लोग यंग एज में हैं, 35 से पहले के हैं ना, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एक दिन उनकी लाइफ में भी ये मोमेंट आएगा। तो क्यों ना आज से ही अपनी केयर करनी शुरू कर दी जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ टिप्स मैं शेयर ऐसे करूँगी जिसको फॉलो करके ना एजिंग तो आएगी, पर थोड़ी धीरे धीरे आएगी और आप उस एजिंग में भी बहुत ही डिसेंट एंड यूथफुल बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी एजिंग के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपनी एजिंग के स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, स्किन केयर। दोस्तों, जब हम मिरर में देखते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी एजिंग कहाँ पे नज़र आती है? जाहिर सी बात है, हमारे स्किन पे नज़र आती है। तो सबसे ज़्यादा केयर हमें अपने स्किन की करनी होगी। वो स्किन ही है जो सबसे पहले हमें वार्न करती है कि हमारी एजिंग अब आने वाली है। तो अगर हम अच्छी स्किन केयर करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि हमारी एजिंग को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगी जिनको फॉलो करके ना आप अपनी अच्छी स्किन केयर कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल ही ट्राई करेंगी, मेल को भी स्किन केयर की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितनी फीमेल को। बट पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि मेल को तो स्किन केयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट मेरा ऐसा मानना है कि एजिंग तो सबकी आती है, तो जितनी ज़रूरत फीमेल्स को होती है स्किन केयर की, उतनी ही ज़रूरत मेल को भी होती है। तो अगर आप मेल हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के ये सारे स्किन केयर को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम मैं लूँगी यहाँ पर आइस, जो कि हम सबके घर में पाया जाता है, फ्री में पाया जाता है। इसमें आपको कहीं न जाना है ना आना है। आपको आइस क्यूब उठाना है और उसको एक टिश्यू पेपर में रैप करके अपने फेस पे डेली आप रब करें। मॉर्निंग में कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं। वैसे नाइट में अगर आप करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप आइसिंग करते हैं अपने फेस पे ना, तो आपके जो पोर्स होते हैं ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन को ब्रीथ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके ना, आप मॉर्निंग के स्किन केयर रूटीन में इसको फॉलो करें। आइस क्यूब निकालें, उसको टिश्यू पेपर से रैप करके और अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब करें, जिससे कि हमारे स्किन जो होती है ना वो यूथफुल लगने लगती है। आइस बड़े काम की चीज़ है। हमें कभी पता नहीं होता कि हमारे आसपास से कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ये हमारे रिंकल्स को रिड्यूस करता है, जिससे कि हमारे स्किन ग्लो करती है एंड यूथफुल बनी रहती है। ये हमारे पोर्स को भी मिनिमाइज करता है, जिससे बाहर की गंदगी ना अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से वो फ्रेश लगती है। दूसरे नंबर पे आता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की कुछ बूंदें स्किन रिपेयरिंग का बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे होता है ना विंटर्स में जिसकी स्किन ड्राई होती है, उसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे जलन टाइप की होने लगती है, फटने लगती है जैसे कहा जाता है। तो अगर आप स्किन मतलब ग्लिसरीन की कुछ बूंदें लेमन में मिला के या फिर कोकोनट ऑयल में मिला के अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना और 10 मिनट छोड़ देते हैं रेस्ट लेने के लिए, तो वो आपके स्किन को अच्छे से रिपेयर कर देती है और उसके बाद आपके सारे पोर्स को भी वो ओपन कर देती है, जिससे कि आपकी स्किन अच्छे से ब्रीथ कर सके एंड एक्ने, पिंपल्स और ये सारी चीज़ें आपके स्किन पे ना हो या फिर स्किन ब्रेक डाउन भी ना हो। और ये स्किन को स्मूथ भी बनाती है। तो मोस्टली इसको रात में आप क्या करें, जब आप सोने जाती हैं ना,
अगर रात में आप आइसिंग करती हैं, रात में भी, तो आइसिंग करने के बाद आप ग्लिसरीन की कुछ बूंदे कोकोनट ऑयल में मिला के अपने फेस पे अप्लाई कर लें और सो जाएं। आप देखेंगे कि सुबह उठ के आपके स्किन बिल्कुल गुलाब के फूल के जैसी स्मूथ नज़र आएगी। स्क्रबिंग ज़रूर करें। स्क्रबिंग आप होममेड भी यूज कर सकते हैं या फिर जो चीनी और कॉफ़ी का पेस्ट होता है उसमें हल्का सा टर्मरिक डाल के और उसको आप अपने स्किन पे धीरे 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 अगर अप्लाई करती हैं, स्क्रबिंग करती हैं ना, तो आपकी जितनी डेड स्किन होती है वो सब निकलने लगती है, एक्सफोलिएशन होने लगता है। तो एक्सफोलिएशन क्या होता है? ये आपकी डेड स्किन को निकालता है और अंदर से नई जमा स्किन आपकी बाहर आती है, जिससे आपका फेस एकदम फ्रेश लगता है, जो स्किन है एकदम ग्लो करती है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। हमारे आसपास ही बहुत सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम अपनी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग की एजिंग तो हो जाती है लेकिन फिर भी उनकी स्किन देखने में बहुत अच्छी लगती है। और एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी, हम जितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, जितना भी अच्छा मेकअप लगा लें, लेकिन अगर हमारी स्किन यूथफुल नहीं है, अंदर से ग्लो नहीं कर रही है ना, तो वो बेकार लगता है। तो सबसे ज़्यादा केयर ना स्किन के लिए करनी चाहिए। आपने कभी सेलिब्रिटी को देखा है, वो कैसे भी कपड़े पहन लें पर वो देखने में कितने रिच एंड कितने अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा अक्सर उनको। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसी क्या बात है इनके अंदर कि ये अलग ही लगते हैं। तो क्या अलग लगता है? उनकी स्किन। कभी आप देखिएगा उनकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। नो डाउट उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, उनके पास हमारे जितनी जिम्मेदारियां नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हम भी चाहें तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने स्किन के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन हेल्दी है, अच्छी है, नेचुरल ग्लो कर रही है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज से ही आप किसी भी एज में हो, अगर आप 18 के ऊपर हैं तो अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, जब भी आपको लगता है ना कि अब आप 35 प्लस होने वाले हैं, तो आप ना अपनी ड्रेसिंग सेंस यानी कि अपनी स्टाइलिंग ना थोड़ी चेंज कर दीजिए। चेंज यानी कि नयापन। तो जब आप चेंज करके खुद को किसी के सामने जाएंगे ना, तो उसकी नज़र आपके एजिंग पे आएगी ही नहीं, वो आपके स्टाइलिंग को ही देखता रह जाएगा। और ऊपर से ना आपको वो कॉम्प्लीमेंट भी देगा कि आप कितने अलग लग रहे हो, ऐसा क्या किया। तो इस तरह से हम अपनी एजिंग के साथ इंजॉय कर सकते हैं, उसको डिसेंटली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एंड वैसे दिख भी नहीं सकते कि मतलब हमारी एजिंग आ रही है। हम दिख भी सकते हैं कि हम यूथफुल हैं, हमारे अंदर अभी वही नयापन है, वही चीज़ें हैं हमारी। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ ना कि सालों साल एक ही तरह की स्टाइलिंग करते आते हैं। दोस्तों, स्टाइलिंग चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, बिल्कुल नहीं। आपका जो बजट है, जिस तरह के बजट में आप रहते आए हैं, उसी तरह के बजट में ये भी हो सकता है। बस थोड़ा सा आपको स्टाइलिंग चेंज करना है। जिस तरह के कपड़े आप वेयर करते थे, थोड़ा अपना स्टाइल चेंज कर दीजिए, अपने हेयर स्टाइल चेंज कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप चेंज करेंगे ना, हर समय, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद आप थोड़ा थोड़ा खुद की स्टाइलिंग को चेंज करते रहेंगे ना, तो ये एक नई वैरायटी, नयापन आएगा जो आपके लुक में लोगों को देखने मिलेगा। और लोग भी, बाकी जो आपके आसपास के हैं, वो इंस्पायर्ड होंगे आपसे, वो आपकी तारीफ़ें करेंगे कि ऐसा आपने क्या किया। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कब 30 प्लस के ऊपर जा रहे हो, आपकी एजिंग आ गई, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप अभी भी उतने ही यूथफुल एंड यंग लगोगे, सिर्फ अपनी स्टाइलिंग को चेंज करके। तो बिल्कुल ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, हमेशा यूथफुल एंड एनर्जेटिक रहें। दोस्तों, आपने सुना होगा जनरेशन गैप के बारे में। जनरेशन गैप वो खाई होती है ना, जो 2 अलग अलग जनरेशन के सदस्यों के विश्वासों को और व्यवहारों को, उनके विचारों को अलग अलग करती है। अक्सर देखा जाता है हमारे इंडिया में, तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि जो 2 जनरेशन होते हैं उनके विचार बहुत अलग होते हैं। अगर जो सीनियर जनरेशन है उनके थॉट्स कुछ और हैं, तो जो जूनियर जनरेशन है उनके थॉट्स कुछ और होते हैं, और इसी बात पे होता है मतभेद, और इसी को कहते हैं जनरेशन गैप। ऐसा माना जाता है ना कि ये 2 जनरेशन एक साथ कभी एक बात पे सहमत नहीं हो सकती। तो क्या ये सही है? क्या ये ज़रूरी है कि ऐसा ही हो? कहीं अगर
जो सीनियर जनरेशन के लोग जो बात कह रहे हैं उसको जूनियर जनरेशन ना माने, जो जूनियर वाले कह रहे हैं वो सीनियर ना माने। अगर दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हुए एक साथ मिल जाए तो क्या ही कॉम्बिनेशन होगा, आप सोच सकते हैं। क्योंकि एजिंग ना सिर्फ हमारी बॉडी पे आ सकती है, हमारे माइंड और थॉट्स पे नहीं। तो हमेशा हमें यूथफुल बने रहना है और एनर्जेटिक बने रहना है। और इससे क्या होगा ना, हमारे जो थॉट्स हैं वो भी यूथफुल होंगे, वो भी एनर्जेटिक होंगे, जिससे कि हमारे जनरेशन के बीच में जो गैपिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि हम पुराने ज़माने की बातें करते हैं। अक्सर आपने सीनियर सिटीजन को सुना होगा कि वो अपने टाइम, हमारे ज़माने में तो ये होता था, वो होता था। अब ठीक है, आजकल के टाइम के बच्चे वो चीज़ें नहीं समझ सकते, तो वो कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आ सकता है उनके। आप उनको अपना एक्सपीरियंस दीजिए और बच्चों के अंदर जो नयापन है, जो एनर्जी है, जो होता है ना क्रांतिकारी विचार, वो है, वो आपको दे, जिससे कि आप थोड़े यूथफुल फील करें और जिससे कि जो जूनियर जनरेशन वाले लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकें खुद से। तो ये चीज़ अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए ना तो क्या ही मज़ा आ जाएगा कि यूथ के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास वो एनर्जी नहीं होती है। तो अगर थोड़ा थोड़ा हम एनर्जेटिक बनने की कोशिश करें और जो यूथ है वो थोड़ा हमारे एक्सपीरियंस को एप्रिसिएट करें तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो कोशिश करें कि हमेशा यूथ के विचारों को समझने की कोशिश करें, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश करें। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, डाइट पर भी ध्यान दें। दोस्तों, जब भी हमें लगता है ना कि हमारी एज 35 प्लस होने वाली है ना, तो हमें अपने डाइट पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी एनर्जी चाहिए ना वो हमें हमारी डाइट से मिलती है। तो भले ही आप कम खाएं, लेकिन जो भी खाएं वो न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि जो आप खाएंगे उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी काम करने के लिए। तो न्यूट्रिशन बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक समय बाद ना हमारी जो बॉडी होती है ना वो हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, वो हमारे बॉडी में ही फैट स्टोर करने लगती है, हमारी एनर्जी को फैट के रूप में बदल देती है, जिससे कि हमारा वेट बढ़ने लगता है। इसलिए खाने में ना आप जंक फूड, चावल, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज़ों को ना अवॉइड ही करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती। ये सब रीज़न होती है फैट स्टोर होने का। जैसे आप बहुत ज़्यादा समय से अगर चीनी खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं ना, तो ये भी आप आज ही से रोक दें, क्योंकि ये भी ना हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत शुगर आप ले सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पूरे टाइम ले रहे हैं ना, बहुत मीठा चाय पी रहे हैं, बहुत मीठी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये नुकसान कर सकती है। क्योंकि जो चीनी होती है, शुगर होता है ना, वो भी हमारे बॉडी में फ़ैट स्टोर करता है। ऑयली खाना जो आप खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करके ना हम खुद को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। खाने में अगर आपको एनर्जी अच्छी चाहिए तो आपको मैग्नीशियम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डाइट में विटामिन और मिनरल तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैग्नीशियम बहुत कम डाइट में ही मिलता है, जो आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिसर्च के माने ना तो एक लेडीज़ को डेली करीब 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जितना काम करती है। और उसी तरह से एक मेल को 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है अपने काम को करने के लिए। तो शरीर में अगर मैग्नीशियम आपके कम है ना, तो भी आपका एनर्जी लेवल घटने लगता है। इसलिए आपको खाने में बादाम, नट्स और ये जो अनाज होते हैं, जैसे ये दालें हो गई, अंकुरित करके आप खा सकते हैं, चना हो गया, ये सब खाने से, मछली, अगर आप वेजी हैं तो आप मछली भी खा सकते हैं। ये सब अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं ना तो आप पूरे दिन एक्टिव फील कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। तो करना क्या है, आप जो भी खाना खाते हैं उसको थोड़ा सा ज़रूर कम कर दें, लेकिन साथ में अगर आप शाम को चाय पी रहे हैं उसके साथ आप बादाम खा सकते हैं। बादाम खाने में क्या है, थोड़ा सा आप हाथ में उठाइए और खाते हुए कुछ भी, आप बुक पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत खाते रहिए। सुबह आप ब्रश करने के बाद मॉर्निंग में आप अंकुरित दाल खा सकते हैं, ये भी बहुत हेल्दी होता है, या उसका सैलेड बना के खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमें हेल्दी बनाती हैं, और हेल्दी होने से हमारे थॉट्स भी हेल्दी होते हैं,
हमारे स्किन पे भी ग्लो रहता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, पर्याप्त नींद है ज़रूरी। दोस्तों, अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहना चाहते हैं ना, तो आपको अच्छी नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो भी डाइट इनटेक किया है, अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, और जब तक डाइजेशन नहीं होगा आपको एनर्जी फील नहीं होगी, वो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए डेली 7 से 8 घंटे या 6 से 7 मान लीजिए आपको सोना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आप दिन में ना 60 मिनट की पावर नैप लेते हैं, पावर नैप आपको पता ही होना चाहिए, मैंने वीडियो बना के रखी है, आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। पावर नैप वो होता है जो होता है ना, दिन में अगर हम बैठे खाना खा के लेटे और कुछ काम कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और हमें नींद आ गई, तो उस समय ना हमें आधा घंटा कम से कम सो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत हेल्दी होता है। अगर आप दिन में आधे घंटे की पावर नैप लेते हैं ना, तो 5-6 घंटे की नींद बराबर होती है। ये आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर आप दिन में थोड़ी देर सोने की आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप ज़रूर सोएं, ज़रूर पावर नैप लें। और अगर आप दिन में बिजी रहते हैं, नहीं सो सकते, तो रात में आप 9 से 10 बजे के बीच में ज़रूर सो जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतने ही आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा, आपकी स्किन रिफ्रेश करेगी, आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी प्रॉपर चलती रहेगी अच्छे से। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको मैंने फाइंड आउट किया, आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार देना, नियर एंड डियर को शेयर करना, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोज़ डालती रहती हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो, यूजफुल हो। तो अगर यूजफुल हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करते रहना, और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।